हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था उसके बारे में हमने पढ़ा था और उनके ड्रॉबैक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो मॉडल दिया है उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या कह रहा है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम, यानी कि जब हमारे दो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो अब साइंटिस्ट लोग क्या चाहते थे, इनकी अरेंजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं किसी एटम के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, किस तरह से वो पाए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, सेटअप किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या-क्या कैसे इन्होंने लिया था उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, ठीक है, जिनकी स्कैटरिंग उन्होंने करवाई थी किस पर, एक थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पर, यानी कि गोल्ड मेटल की थिन फॉयल पर इन्होंने स्कैटरिंग करवाई थी। तो इसी सिलसिले में पहला पॉइंट क्या कहता है, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थिन ए लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने सबसे पहले गोल्ड फॉयल को ही सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है गोल्ड क्या है, एक अच्छा मैलिएबल मेटल है ना, यानी कि वो कह सकते हैं उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड की कह सकते हैं काफी पतली जो फॉयल है वो बन सकती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड को चुना। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है बच्चा, देखो क्या होते हैं, जो हमारा हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम क्या होता है, जिसका 2 एटॉमिक नंबर होता है और मास कितना होता है, 4 यूनिट मास होता है। अगर हम इस हीलियम एटम के पास क्या होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं इसके पास, प्रोटॉन होते हैं। अगर हम इस हीलियम एटम में से इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो अब इस हीलियम एटम पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। दो इसका एटॉमिक नंबर और चार इसका मास कितना रह जाएगा, 4 यूनिट, मास तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स के जाने पर क्या हो जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और यही हीलियम आयंस जो है हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। यही यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज। ठीक है, डबली चार्ज का मतलब +2 चार्ज होता है, हीलियम आयंस होते हैं, और इनका मास कितना होता है भाई, 4 यूनिट का मास होता है, और क्या होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं, और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास होती है। कैसे कहेंगे, देखो कोई भी जो कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, फास्टली मूव कर रहा है, इसका मतलब मोशन में है। मोशन में है तो उसके पास एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mv², हाफ mv², यानी कि उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी, यानी कि उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। तो इसी के कारण क्या हो जाएगी, उसके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि वो फास्टली मूविंग होंगे। फिर आगे क्या है, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने उम्मीद की थी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मास में क्या है, हैवियर है। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली हैवियर है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स का तो मास कितना होता है, 4 यूनिट मास होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखो कहाँ तो ये -10⁻³ ठीक है, और कहाँ 4 यूनिट। ऐसे ही प्रोटॉन का मास भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटॉन का मास होता है, इसका मास भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यानी कि अल्फा पार्टिकल्स एक तरह से क्या हो जाएंगे, हैवियर हो जाएंगे फ्रॉम दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उन्होंने सोचा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट इन्हें मिले वो क्या थे, काफी हैरानजनक थे, यानी कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक डार्क बॉक्स लिया था और उसके अंदर उन्होंने क्या लिया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन सी कह सकते हैं रेज निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी अल्फा रेज। ठीक है, कौन सी रे निकल रही थी यहाँ से, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से एमिट हो रहे थे। और आगे क्या ली थी, एक डिटेक्टिंग स्क्रीन ली थी और इस डिटेक्टिंग स्क्रीन पर अंदर की साइड जो है वो जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS की कोटिंग की गई थी। अब ZnS की कोटिंग क्यों गई थी, ताकि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पे आता है और अगर वो उसके इस थिन फॉइल्स ऑफ गोल्ड से टकरा कर वो स्कैटर होता है, तो उस केस में क्या हो जाए, हमें उनकी प्रेजेंस का आसानी से पता चल जाए। क्योंकि ZnS क्या करता है, फ्लोरेसेंस शो करता है, यानी कि चमक प्रोड्यूस करता है जब भी कोई पार्टिकल इससे टकराता है। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पर कह सकते हैं एक पतली सी स्लिट छोड़ दी ताकि ये अल्फा पार्टिकल आसानी से अंदर की तरफ जा सके। आगे यहाँ पर क्या रख दी गई, एक गोल्ड की फॉइल रख दी गई जिसपे ऊपर क्या की जा रही थी, इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की जा रही थी। ठीक है, अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर पड़े तो स्कैटरिंग के बाद क्या हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल इसमें से सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, जैसे वो जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ निकल गए बिना डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और वो कह सकते हैं इधर आकर टकराए। देखो इनकी पोजीशन से पता चला, मान लो अगर कोई यहाँ आकर टकराए तो इसका मतलब क्या है, वो इधर से आ रहे थे तो सीधे निकल गए। कोई अगर मान लो इधर इन पोजीशन पे टकरा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो ऐसे आ रहे थे और यहाँ से फिर डिफ्लेक्ट हो गए, उनका रास्ता चेंज हो गया। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, अ वेरी फ्यू पार्टिकल क्या हो गए, वो जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकराए तो टकराने के तुरंत बाद वो उसी डायरेक्शन में उन्होंने कह सकते हैं मूव करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एटम है, इस तरह से अंदर इसके क्या है, ये हमारी मान लो फॉइल है और ये क्या है, गोल्ड के एटम है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और कुछ पार्टिकल क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू क्या थे, कह सकते हैं 180 डिग्री एंगल से क्या हो गए, वापस से उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हो गए। ठीक है, तो ये उनका कह सकते हैं इस तरह का उनका एक एक्सपेरिमेंट था, सेटअप था। अब देखते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, अब इन एक्सपेरिमेंट से उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला, जो रिजल्ट्स जो थे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग के, वो क्या थे, अनएक्सपेक्टेड थे भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, यही हमने पढ़ा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया उन्होंने। अगले पॉइंट में क्या करा है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि क्या हो गए, एटम से स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ता भटक गए। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड, यानी कि हैरानी पूर्वक बात क्या थी कि 12,000 में से, हर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो गया तो सीधा और टकरा कर क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया भाई। ठीक है, तो ये क्या था, एक सरप्राइजिंग फैक्ट था यहाँ पर। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन से आगे उन्होंने कह सकते हैं, इनके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाला। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो क्या कंक्लूजन था, सबसे पहला कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि किसी भी एटम के अंदर ज्यादातर जो उसका हिस्सा है वो क्या है भाई, खाली है। ठीक है, वो क्या है, एम्प्टी है। क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड आउट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड की फॉइल में से सीधे निकल आए। तो उसका मतलब क्या है, उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, उनके मोशन में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब उनके रास्ते में किसी प्रकार की कोई हर्डल नहीं आई। अब कोई हर्डल नहीं आई तो मतलब क्या है, वहां का ज्यादातर जो स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है। सेकंड जो कह सकते हैं कंक्लूजन है, वो उन्होंने क्या निकाला, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ,
यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने पाथ से भटक गए, डिफ्लेक्ट हो गए, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ा था, ये जिसकी हम स्कैटरिंग कर रहे हैं वो क्या हमारे हीलियम आयंस है ना, इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की हम क्या करें, स्कैटरिंग करें, किन पर, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पर। अब ये कह सकते हैं ऐसे आ रहे थे, सीधे आ रहे थे, और जैसे ही उस एटम के सेंट्रल पार्ट के कांटेक्ट में आए, तो यहाँ से कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए। और डिफ्लेक्ट भी कैसे हो रहे हैं, वो जिस पॉइंट से वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, वो उसी पॉइंट से क्या हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, यानी कि उससे दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी सेम वही चार्ज है जो इन हीलियम आयंस पर है, क्योंकि हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, वहीं पर तो होगा जहां पर सेम सेम चार्जेस होंगे। अब हमारे अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज, तो जरूर यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज है जिसने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और इसीलिए इसने उससे दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया और वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, यानी कि वहां पर जरूर कह सकते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। अगला ऑब्जर्वेशन जो है, कंक्लूजन, उसमें वो क्या कह रहा है, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी कि बहुत कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को और उसके मास को डिनोट कर रहा है। मतलब क्या है, क्या कह रहा है वो, मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इसका कहने का मतलब क्या है कि बहुत अल्फा पार्टिकल्स कम ऐसे थे, यानी कि हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा ना ऑब्जर्वेशन में कि 12,000 में से एक ऐसा था, कैसा था, जो सीधा आ रहा था और जैसे ही टकराया, ठीक है, जैसे ही एटम से टकराया तो टकराने के बाद 180 डिग्री एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि किसी एटम का जो कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, उसका मास है। अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चले आ रहे थे, अब यहाँ पर कह सकते हैं जब उन्हें कोई बहुत ज्यादा हैवी चीज मिलेगी तभी तो वो टकरा कर वापस आएंगे। अगर हल्की चीज होगी तो क्या हो जाएगी, इससे टकरा कर वो यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पास से, लेकिन वो क्या हो गए, वो जिस वे में आ रहे थे वो उसी रास्ते से वापस चल दिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एटम का मास स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, एटम का मास भी स्टोर है, अकेला चार्ज नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसका कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे कह सकते हैं हैवी चीज यहाँ पर प्रेजेंट थी, एक तरह से वो क्या कह दिया फिर उसको, उसका एटम का मास कह दिया गया। और ये जो कह सकते हैं इसका चार्ज है, जो मास है, वो कहाँ है, उसके एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और ये जो सेंटर है वो क्या है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है, यानी कि बहुत थोड़ी जगह में ये जो इसका मास और चार्ज है वो प्रेजेंट है। क्यों कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि 12,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ रहा था 180 डिग्री के एंगल के डिफ्लेक्शन से। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही थोड़े से स्पेस में इसका मास और जो कह सकते हैं चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या अनुमान लगाया, उन्होंने कैलकुलेट किया इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, किया जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उससे कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या पाया कि किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसके न्यूक्लियस की रेडियस से क्या होती है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ी होती है। यानी कि ये देख लो भाई, यहाँ पे देख लो, ये हमारा एटम है और ये इतना सा हमारा न्यूक्लियस है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एटम की जो रेडियस होती है वो उसके न्यूक्लियस की रेडियस से बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये जो भी कह सकते हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कुछ यहाँ से ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए, फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, तो उसके बेसिस पे फिर उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल दिया। ठीक है, और उन्हीं मॉडल्स का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है
देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि किसी एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसी भी एटम का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसी को क्या बोला उन्होंने, उसका नाम न्यूक्लियस रख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पोर्शन। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और हर एक एटम का जो सारा का सारा कह सकते हैं, लगभग सारा का सारा मास कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में स्टोर रहता है, रिसाइड करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, पोस्टुलेट क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, इसके सराउंडिंग में ये जो सर्कुलर पार्ट्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अगला क्या कर रहा है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। यानी कि एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये तीन कह सकते हैं पोस्टुलेट्स दिए उन्होंने अपने मॉडल ऑफ द एटम में, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है भाई, ये जो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। और दूसरा कहेंगे एटम की क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने की थी बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया है केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। ओके, अब देखो इन्होंने तो अपनी पूरी जी जान लगा दिया कि एक्सपेरिमेंट भी किया, ऑब्जर्वेशन भी दी, कंक्लूजन भी दिए, फिर अपने मॉडल के पोस्टुलेट्स भी दे दिए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कह सकते हैं ये एटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए, यानी कि इनके मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं कमियों के बारे में, क्या ड्रॉबैक्स रह गए रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है, देखिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। यानी कि किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो सर्कुलर ऑर्बिट थे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं था। उन्होंने क्या कहा था, एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल या फिर चार्ज पार्टिकल जब किसी सर्कुलर वे में एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के दौरान चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे भाई, एनर्जी को रेडिएट करेंगे, यानी कि एनर्जी को रिलीज करेंगे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। और जब वो कह सकते हैं एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी को लूज करेंगे। और अगर वो इस तरह से एनर्जी को लूज करेंगे, मान लियो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ घूम रहा है, ठीक है, अब इसने क्या किया, एक चक्कर लगाया और जब ये यहाँ तक आया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई भी, कम हो गई। ठीक है, अब इसके जब से ही इसने एक चक्कर लगाया एनर्जी कम हो गई, यानी कि एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। और जैसे रेडिएट करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी सेल्स में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसने एक और चक्कर लगाया, फिर इसकी एनर्जी कम हो गई और अंदर वाली सेल में आ जाएगा, फिर एक और चक्कर लगा के आया और अंदर वाली सेल में आ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अलोंग क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं, यानी कि एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनली इलेक्ट्रॉन ऐसे एनर्जी रिलीज करते करते लोअर शेल्स में आता जाएगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा, उस एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए, एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे का चार्ज ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब इनका चार्ज खत्म होने का मतलब क्या है, एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म। ठीक है, अब अगर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं तो इसका मतलब एटम ही नहीं है, और एटम नहीं है तो क्या
मैटर भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, मैटर से बना है। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, और एटम को ही हमने खत्म कर दिया। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि एटम इस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं तो एटम स्टेबल नहीं है, और अगर एटम स्टेबल नहीं है तो ये पूरी दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक चीज एटम से ही बनी हुई है। तो हमें पता है कि एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और यही चीज जो कह सकते हैं रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर जो मूवमेंट है यहाँ पर कि कैसे वो किसी एटम के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यही क्या थी रदरफोर्ड की एक ड्रॉबैक्स थे। यानी कि वो एटम के स्टेबल होने का कारण नहीं बता पाए, वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बता पाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। आई होप को आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।